Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का सेशन हमारा सेकंड सेशन होगा मॉक टेस्ट का, जिसमें हम टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हम एमसीक्यूज के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने टॉपिक्स को करेंगे सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाए और हमारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए, अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर पाए। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीजीटी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले इसका एक मॉक टेस्ट पहले ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसे नेक्स्ट फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 124 मार्केट फैक्टर्स इज आर। मार्केट फैक्टर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मार्केट फैक्टर जो मार्केट को अफेक्ट करे वो मार्केट फैक्टर होते हैं, लाइक कंज्यूमर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, साइज ऑफ द ऑर्डर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी न किसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उनमें से ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट इज 25th, BEP इज ऑब्टेन्ड बाय। जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट BEP होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्वेश्चन इज आस्किंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा बीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बीपी होता क्या है। बीपी जहां पे हमारा टोटल कॉस्ट इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू के, मतलब हमारी जितनी कॉस्ट आई है उतनी ही हमारी रेवेन्यू आई है। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर नो लॉस नो गेन, मीन्स जो फर्म होती है उसको ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कोई गेन हुआ ना ही लॉस हुआ। ये ऐसा पॉइंट होता है सो दैट, और इससे फर्दर अगर वो रेवेन्यू करता है, टोटल कॉस्ट से ऊपर अगर वो करता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ जाता है, मतलब वो उससे ज़्यादा अब उसको इनकम होने लग गई, गेन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन बीईपी जो पॉइंट है उससे अगर वो नीचे करता है तो उस केस में क्या होगा, उसको लॉस होगा। तो बीईपी एक ऐसा पॉइंट है जिसको टारगेट करके हुए चलते कि एटलीस्ट इतना तो हमें सेल करना ही करना पड़ेगा, उसके आगे हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, गेन होगा, लेकिन उसके नीचे तो किसी कंडीशन में भी हमारी फर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बीईपी जो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक फर्म अपना ब्रेक इवन पॉइंट देखती है, जहां पे वो देखती है कि आपका जितनी भी टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी ऑल ओवर, उतना ही आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा है। तो वो तो आपका पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के, कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, एक फर्म कैसे वो देख सकती है। तो आप देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट। तो माय डिफरेंस, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको कवर करना होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126, हियर यू कैन सी मार्केटिंग सिस्टम इन्वॉल्व। जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम होता है क्या इन्वॉल्व होता है, क्या किसका इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो मार्केटिंग प्लस में सिस्टम, तो एक मार्केट का सिस्टम इसमें डेमोग्राफी होती है, कंपटीशन होता है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो मॉक टेस्ट है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा और अपने स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया। ओके, यहाँ पे एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मार्केट का सिस्टम मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो क्या करता है, आप किसको जोड़ता है, बायर इसमें होते हैं, सेलर होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, तो इन सबका एक नेटवर्क होता है सो दैट दे कम टुगेदर। किसके लिए कम टुगेदर होते हैं, ट्रेड के लिए, और वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस सिस्टम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा मार्केटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरह से डेमोग्राफी है, कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सभी ही इसके पार्ट होते हैं। ओके, क्योंकि मार्केटिंग सिस्टम काफी बड़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज डी। नाउ
27th, the market rate of exchange is a short term rate of exchange, ये rate है यहाँ पर, rate of exchange that prevails in the market, मार्केट का वो रेट ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट टर्म के लिए जो किस में प्रिवेल होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अब मार्केट में जो रेट होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब एक एक्सचेंज के लिए जो आप मान लीजिए मार्केट का जो रेट चल रहा है एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज के बीच में, तो मार्केट का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट के ऊपर। जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है तो किसके ऊपर होगा, मार्केट के ऊपर। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका ए, ना ही वो गुड्स पर ना ही ट्रेड पर, वो किस पर बेस होगा आपका, मार्केट पर। नाउ 28th, ऑपरेटिंग लेवरेज अफेक्ट्स अ फर्म, जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है फर्म को कैसे अफेक्ट करता है, क्या उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, सेल्स को अफेक्ट होता है, इसकी वजह से होता है, रेवेन्यू को या टैक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ऑपरेटिंग एवरेज होता क्या है। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकालते हैं कि भाई कंपनी का कितनी सेल होती है, मतलब जैसे उसकी सेल चेंज होगी उतना ही उसके इनकम में चेंज आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ या मार्जिन ज्यादा होगा, मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपीज और एक का प्राइस है 10 रुपीज, तो किसका ज्यादा मार्जिन किसका है, 50 रुपीज वाले का, तो इसका जो इनकम होगी ये ज्यादा होगी। तो कह रहा है कि कितने सेल चेंज होने से चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम एक फर्म को मिलता है, ठीक है। तो सेल इफेक्ट कर लिए डायरेक्टली आपके इनकम को, फाइन, ग्रोथ को। तो ये हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज यही होता है कि चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन चेंज इन सेल। ओके, ये आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। गॉट इट। तो ये किसको देखता है, ये आपके इनकम को देखता है, आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखता है कि आपकी जितनी सेल में चेंज आया उसकी आपके प्रॉफिट में कितना चेंज आया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। नाउ हियर 29th, the amount of gold, reserve, currencies and special drawings rights available for the finance of international trade is known as। क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो हमारे अमाउंट ऑफ गोल्ड के जो अमाउंट होता है वो, रिजर्व करेंसीज जो एक कंट्री के पास होती है वो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग SDR, ये IMF में हमारे रिजर्व होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं फाइनेंस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज। ये किसके लिए अवेलेबल होता है, एक करेंसी एक कंट्री अपने लिए अपने पास किस लिए रखती है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको मेंटेन रखने के लिए। मान लीजिए एक कंपनी है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी ट्रेड होगा अदर कंट्रीज के साथ, तो एटलीस्ट उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो उसके लिए केवल रुपए से काम नहीं चलता है, उसके लिए वो क्या करती है, उसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आ सकता है, डेफिसिट आ सकता है, तो उसको उस डेफिसिट से बचने के लिए, उसको मीट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज को अवेलेबल रखती है, कि रेडी रखती है कि जितने भी हमारे अदर इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे IMF है या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट है फॉरेन के, उनसे उधार लें, या फिर जैसे उन्होंने गोल्ड रिजर्व रख रखा हो, रिजर्व करेंसीज रख रखी हो अपने पास, या फिर कोई STR राइट्स रख रखे, या इसके अलावा कोई भी अपने इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन, उसकी इंटरनेशनल ट्रेड की BOP को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखने के लिए सभी कंट्रीज क्या रखती हैं, अपने पास इस तरह के रिजर्व रखती हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, ए है इंटरनेशनल लिक्विडिटी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या नन ऑफ दिस। तो जैसे हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जिस तरह से लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन चीजों को, ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री रखती है, उनको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी। गॉट इट, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ 130, जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स, जो हमारी जॉब एनालिसिस होती है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, टास्क एनालिसिस, पैकेजिंग, कस्टमर सर्विसेज, या फिर क्वालिटी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता नहीं चाहिए जॉब एनालिसिस दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक जॉब एनालिसिस दो चीजों से, इसके दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है
जॉब स्पेसिफिकेशन और एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो तो किसके बारे में, पर्सन जो एक जॉब को परफॉर्म करेगा उसकी स्पेशलिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, उसका इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब को डिफाइन किया जाता है कि भाई इसके अंदर क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन किसको कम्युनिकेशन रखेगा, इस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। तो इसके अंदर जो जॉब एनालिसिस होता है उसके अंदर जॉब को एनालाइज किया जाता है, उसके टास्क को पता किया जाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, जॉब टास्क एनालिसिस। ओके, नाउ 131, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ। अगर किसी भी कंट्री को रिक्वायर है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो किसका एफिशिएंटली यूज करे सो दैट उसकी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। क्या वो अगर मेंटेन रखती हैं या एफिशिएंटली यूज करती है कंट्रीज के रिसोर्सेज को, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर फिक्स्ड एसेट। आंसर आपको करना होगा, तो आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कंट्री है अपने कंट्री के रिसोर्सेज को मेंटेन करती हैं, एफिशिएंटली यूज करती हैं, तो एक तरह से क्या होगा, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ओके, एफिशिएंटली यूज करती है। तो नाउ 132, रिक्रूटमेंट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ। जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है वो किसका फर्स्ट स्टेप होता है, एचआरएम का, मैन पावर का, अपॉइंटमेंट का, या वेजेस का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रिक्रूटमेंट, ठीक है। आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है इसके अंदर, इस मॉक टेस्ट में। और माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पर्सनली भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई मुझे सजेशन देना हो तो भी आप मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो दूसरे अदर पेपर्स जो सोल्व कराए हैं उनके पीडीएफ फाइल अभी पोस्ट नहीं किया, लेकिन उनको जरूर पोस्ट करूंगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे। आई एम बिजी समवेयर इन अदर स्टफ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ। इनमें से बिजनेस लॉ का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा कानून या एक्ट नहीं आता बिजनेस लॉ के अंडर। हिंदू मैरिज एक्ट, एमआरटीपी एक्ट 1969, कंपनीज एक्ट 1956 एंड फेमा एक्ट 2000। तो माय डियर फ्रेंड्स, नाम से ही पता चलता है कि जो हमारा एमआरटीपी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है और फेमा एक्ट है, ये बिजनेस लॉज हैं। लेकिन हिंदू मैरिज है, ये बिजनेस लॉज के अंदर नहीं आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। 134, प्राइवेट फॉरेन कैपिटल कैन बी गुड सोर्स ऑफ डैश टू डिप्लॉइंग डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन इज सेइंग कि जो हमारे प्राइवेट फॉरेन कैपिटल होता है, जो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल होता है मतलब कि बाहर से प्राइवेट पैसा जो आ रहा है, कैपिटल जो आ रहा है, वो किसका गुड सोर्स हो, कैसा गुड सोर्स होगा कि किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री। जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर वहाँ बाहर के देशों से हमारे पास फॉरेन प्राइवेट कैपिटल आ रही है तो एक तरह का कैसा सोर्स होगा, फंड फ्लो, मैनेजमेंट, कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बाहर से पैसा आता है प्राइवेट, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो किसका सोर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक तरह से सोर्स होता है। फाइन। नाउ 135, हिरार्की हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द स्केलर प्रोसेस। हिरार्की को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, स्केलर प्रोसेस। किसने डिस्क्राइब किया, ये पूछा है। क्या वो एल डी वाइट ने किया है, मूने या रिले ने किया है, एमी डिमॉक ने किया है, या पी एच एप्पलबाई ने किया है। तो माय डिफेंस, आप सभी ने स्केलर चेन के बारे में सभी ने सुना होगा। स्केलर चेन किसने दी थी, प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का, लेकिन वो भी हिरार्की में ही था। अब हिरार्की को किसी ने स्केलर प्रोसेस भी बताया है और ये एक तरह से प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये किसने दिया था, तो माय डियर फ्रेंड्स ये दिया था किसने, मूने एंड रिले ने। किसने दिया था, मूने एंड रिले ने। कब दिया था, 1933 में, 1931 में। ओके,
1931 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर इसको मेंशन किया था। मतलब जो हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन बोला था, इन्होंने इसको स्केलर प्रोसेस बोला था। फाइन। और ये एक तरह से क्या थे, हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे। और इसमें था क्या, इसमें कि भाई एक तरह से जैसे स्केलर चेन क्या होती है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, जो भी कम्युनिकेशन होता है किसी कंपनी में या फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सभी की ड्यूटीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया था। और ये क्लासिकल थिंकर थे। नाउ द 136, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी IMFC है वो किससे कंसिस्ट हुई है, कितने मेंबर से उसका कमेटी बनी हुई है, कितने मेंबर उसकी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स है, ये पूछा है। तो उसका देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, विदाउट एनी कंफ्यूजन, दैट इज 24। इसको याद रखना। जो हमारा IMFC है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, इसके अंदर एक्चुअली कंट्रीज कितनी होती हैं, 187 मेंबर्स हैं इसके। इन्हीं में से ही 24 मेंबर कंट्रीज में को ड्रॉ किया गया है और उसी कमेटी बनाई है। 24 इसके अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है, उस कमेटी में। नाउ 137, फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स इज, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। रिसीविंग डिपॉजिट्स, क्या आप अपने इधर आपके आसपास जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट करने जाते हो। प्रोडक्शन, क्या वो प्रोडक्शन करते हैं। डेवलपमेंट करते हैं। ऑल ऑफ दिस। तो देखिए प्रोडक्शन तो वो नहीं करते, डेवलपमेंट कहीं कहीं तक है लेकिन इतना नहीं है। तो लेकिन रिसीविंग डिपॉजिट, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नाउ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर और भी कोई सजेशन या कमेंट करना है तो आप मुझे या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। 138, विच ऑफ देयर इज एन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द वर्कर्स एजुकेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है जो काम करती है, किसके लिए, इंटरनेशनल एजेंसी है वर्कर्स की एजुकेशन का, जो काम करती है वर्कर्स को एजुकेट करती है, उनको अवेयर करती है। तो वो कौन सी एजेंसी है, GLI, CLI, ILO या फिर NLI। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, C। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये फाउंडेड कब गई थी, 1919 में, 1919 में। ओके, 1919 में इसको फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का मॉक टेस्ट था सेकंड। कल हम फिर से थर्ड लेके आएंगे।